Hey everyone, welcome to the channel. So in this video we are going to do the MCQs on business studies. In the last video we have done 60 MCQs, right? So in this video we are going to continue with that. These MCQs are beneficial for the students of 11, 12, BBA, BCom, UGC NET exams and other online entrance exams, right? So let's start quickly. In which type of business the owner and his business are not considered the same in the eyes of law? ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें लॉ के अकॉर्डिंग बिजनेस और ओनर अलग होते हैं? दे आर नॉट द सेम. द आंसर इज लिमिटेड कंपनीज हेयर बिकॉज द कंपनीज आर द सेपरेट लीगल एंटिटी. 62. Which of the following forms of business does not protect owners from the creditors? Which of the business, कौन सा business है जो owners को creditors से protect नहीं करता है? That means owners have unlimited liability. That means if the business does not have enough assets, owners की personal assets भी use की जाएंगी. So that is partnership as well as sole proprietorship. So the answer becomes both A and B. Expand EOUs. EOUs stands for export oriented units. ये export oriented units होते हैं. 64. Channels of distribution benefits consumers by. Channels of distribution का हमें क्या benefit मिलता है? उसका benefit ये होता है that they make variety of products available to us, right? They don't have any role in increasing the profits, lowering the prices or raising the quality. इन तीनों में इनका कोई रोल नहीं होता है. दे जस्ट हेल्प अस टू मेक द प्रोडक्ट्स अवेलेबल. द फ्यूचर दैट यू डिज़ायर टू क्रिएट. हर ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन स्टेटमेंट होता है और एक मिशन स्टेटमेंट होता है, राइट? विजन होता है जो फ्यूचर, हम फ्यूचर में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखते हैं, उसे कहते हैं विजन. और मिशन होता है टू अचीव द विजन, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट एक्टिविटीज़ आर वी डूइंग, दैट्स कॉल्ड मिशन. सो द फ्यूचर दैट यू डिज़ायर टू क्रिएट इज़ नोन एज द विजन स्टेटमेंट. Dan is in the process of determining the computer software and telephone services that will best suit his new business. Dan is considering. Dan अगर अपने बिजनेस के लिए ये सोच रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर और कौन सी सर्विस उसको लेनी है, तो मतलब वो अपने बिजनेस की टेक्निकल नीड्स को सर्च कर रहा है. सो द आंसर इज बी, टेक्निकल नीड्स. 67. मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर एक्सीलेंट सोर्सेज फॉर न्यू आइडियाज़. क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब रिटेलर्स, होलसेलर्स, सप्लायर्स, ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर फेमिलियर विद द नीड्स ऑफ द मार्केट. क्योंकि ये कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं. सो दे आर फेमिलियर विद द नीड्स ऑफ द मार्केट. डैश शोज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू. क्रिएटिंग समथिंग न्यू मीन्स इनोवेशन. इनोवेशन मीन्स क्रिएटिंग समथिंग न्यू. 69. ट्रेडमार्क इज रिलेटेड टू. ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क होता है ब्रांड आइडेंटिटी, राइट? जो हमारे ब्रांड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम एक मार्क बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं, उसे ट्रेडमार्क कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन पेस्टल एनालिसिस. पेस्टल एनालिसिस क्या होता है? पेस्टल होता है मैक्रो एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल. ये 6 फैक्टर्स होते हैं पेस्टल एनालिसिस में. तो इसमें से कौन सा नहीं आता है? द कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी. कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है, राइट? सो द आंसर इज सी, कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ द बिजनेस फेलियर. बिजनेस फेलियर किन रीजन से हो सकता है? लैक ऑफ मार्केट रिसर्च, पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल एंड पुअर मैनेजमेंट. येस, सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. 72. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. हमसे बेस्ट डिस्क्राइब पूछा है. सो हेयर कम्स. Entrepreneurship takes place in small business. Yes, it does. It takes place in large business. Yes, it does. It does not take place in social enterprise. Might be. So the best described statement is that entrepreneurship takes place in the wide variety of context. Wide varieties में entrepreneurship हो सकता है. So that is the best statement. 73. To provide financial assistance to the entrepreneurs, government has set up a number of. government ने बहुत सारे financial institutions set up किए हैं. 74. Which could provide an individual with the motivation to start a new business venture. एक नया business venture start करने का motivation क्या हो सकता है? Financial reward, yes. Desire to be independent, yes. Risk taking, yes. So the answer is all of the above. Large investment is made in fixed capital, in fixed assets. तो project को क्या कहेंगे? अगर किसी project में हमने बहुत ज़्यादा investment किया है, यानी कि finance बहुत ज़्यादा लगाया है, तो उसे हम capital intensive project कहते हैं, right? 76. A commercial banker would prefer dash debt equity ratio over the years. Commercial banker क्या प्रेफर करेगा कि हमारा डेट इक्विटी रेशियो किस तरफ जाए? शुड इट बी डिक्लाइनिंग, इंक्रीजिंग, स्टेबल और फ्लक्चुएटिंग?
द आंसर इज़ डिक्लाइनिंग, क्योंकि डिक्लाइनिंग डेट इक्विटी रेशियो का मतलब है कि हम डेट्स ज़्यादा से ज़्यादा इशू कर रहे हैं, वी आर इशूइंग डेट्स मोर एंड मोर, तभी हमारा डेट इक्विटी रेशियो फॉल कर रहा है। और अगर कोई कंपनी ज़्यादा डेट्स इशू कर रही है, इसका मतलब है कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है, द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी इज़ गुड and it is able to raise debt. So as a commercial banker, I will prefer that the debt equity ratio should fall over the years. इससे पता चलता है कि कंपनी के पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। 77. The term entrepreneur is derived from a French word. French word है entreprendre. That is the French word जहाँ से entrepreneur derivate हुआ है, और इसका मतलब होता है to undertake. entrepreneur का मतलब होता है टू अंडरटेक। 78. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ entrepreneur? entrepreneur का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? इंडिपेंडेंस है, अचीवमेंट है, रिस्क टेकिंग है, अफिलिएशन नहीं है। अफिलिएशन होता है किसी चीज़ के साथ एसोसिएट करना। entrepreneur इंडिपेंडेंटली काम करना चाहता है, वो किसी के साथ अफिलिएट नहीं होना चाहता है। सो दैट इज़ द आंसर। 79. डैश जनरली आर कंसिडर्ड एज कंट्रोलेबल फैक्टर्स। कंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? इंटरनल फैक्टर्स, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, सो दे आर दी कंट्रोलेबल फैक्टर्स। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज आर कैरेक्टराइज्ड अंडर। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज मतलब जो रीटेलर्स, होलसेलर्स, ये जो इंटरमीडियरीज हैं, ये कौन से एनवायरनमेंट का पार्ट है? ये हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है। एज आई टोल्ड यू, सी दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, इनसाइड होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, उसके बाद आता है माइक्रो एनवायरनमेंट, और जो आउटर होता है बहुत ही बड़ा, वो होता है हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट। तो इंटरमीडियरीज हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है, क्योंकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। सो द आंसर इज माइक्रो एनवायरनमेंट। 81. द एनालिसिस विच हेल्प्स टू डायग्नोज द कंपेटिटिव फोर्सेज टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ, वीकनेस और कंपेटिटिव फोर्सेज यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस को कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। 82. डैश इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स विच इम्पैक्ट द बिजनेस। उस प्रोसेस को जिससे हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं और फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसे कहते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल स्कैनिंग नहीं कहते हैं, बिकॉज एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस, और स्कैनिंग का मतलब होता है इंफॉर्मेशन गैदर करना, राइट। तो अगर मुझे एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है तो फर्स्ट स्टेप होता है दैट आई हैव टू गैदर द इंफॉर्मेशन। तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप in the process of environmental analysis. 83. Dash refers to the system of moral principles and rule of conduct applied in the business. Business के moral principles और rule of conduct को क्या कहते हैं? Business ethics कहते हैं। 84. Consumer Protection Act was enacted in the year. The answer is 1986. 1986 में आया था Consumer Protection Act. इसे कोपरा एक्ट भी कहते हैं, कोपरा, Consumer Protection Act, right? Question number 85. SEBI got statutory status after enacting. SEBI को statutory status कब मिला था? In the year 1992. 1988 में SEBI established तो हो गया था, but it was not a statutory body. It was only an administrative body. 1992 में SEBI को statutory status मिला था. So here the answer is A. Security and Exchange Board of India Act 1992. माइक्रो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नोन एज, माइक्रो एनवायरनमेंट को हम अपना ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इस एनवायरनमेंट के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो इसे हम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट भी कहते हैं या डायरेक्ट एनवायरनमेंट भी कहते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन होता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमो का मतलब होता है पीपल, सो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। What are the elements of business ethics? Business ethics में क्या क्या चीज़ें आती हैं? Business ethics में आता है values, rights and duties, ये सब business ethics का part है। Which can be the method of privatization? Privatization मतलब जब government अपना control ले लेती है तो उसे हम कहते हैं privatization. So the answer is denationalization. See, nationalization का मतलब होता है when states take over the control. जब government किसी चीज़ पर अपना control ले लेती है तो उसे हम nationalization कहते हैं। So denationalization is जब government control वापस दे रही है, तो denationalization is a method of privatization. Purchasing shares, takeover and merger, they are not the methods of privatization, क्योंकि अगर आप shares purchase कर रहे हो तो मतलब आप organization को अपने under ले रहे हो, so that cannot be the method of privatization. Similarly, takeover and merger also they are not the methods of privatization.
क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट। जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे मैंने आपको बताया मैक्रो एनवायरनमेंट होता है, मैक्रो एनवायरनमेंट। उसके एलिमेंट्स क्या हैं? उसके एलिमेंट्स होते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये होते हैं। इसे हम पेस्टल एनालिसिस भी कहते हैं और इसे दूसरे तरीके से भी स्पेल कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टीपल फैक्टर। स्टीपल इज़ ऑल्सो द अब्रीविएशन फॉर दिस ओनली। इसको अगर मैं अरेंज करूँगी तो हम स्टीपल भी बना सकते हैं। सो द आंसर इज स्टीपल फैक्टर। 91, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व। ग्लोबलाइजेशन में क्या नहीं आता है? रिडक्शन ऑफ बैरियर्स आता है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता है, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल आता है। ग्लोबलाइजेशन का डिस्प्यूट्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सो द आंसर इज सी, ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट ऑफ इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स। लिबरलाइजेशन मीन्स, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है एंड ऑफ लाइसेंस एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, इसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए, पॉलिसी ऑफ प्लान इन्वेस्टमेंट, प्लान डिसइन्वेस्टमेंट होता है प्राइवेटाइजेशन। इंटीग्रेटिंग अमंग इकोनॉमीज होता है ग्लोबलाइजेशन। एंड ऑफ लाइसेंस एंड रिडक्शन इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 93, डैश रेफर्स टू नेगेटिव एंड अनफेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स। नेगेटिव और अनफेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं थ्रेट्स, जैसे कि हमने स्वॉट एनालिसिस में पढ़ा है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ ये पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, वीकनेस और थ्रेट ये नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मेरी अपनी स्ट्रेंथ और मेरी अपनी वीकनेस। और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो हमसे पूछा है नेगेटिव एंड एक्सटर्नल फैक्टर, तो वो होता है थ्रेट। सो द आंसर इज थ्रेट। 94, सेबी वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर, द आंसर इज 1988। एज आई टोल्ड अर्लियर 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था और 1992 में उसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था, बट एस्टैब्लिश 1988 में हो गया था। 95, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेबी, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ सेबी। सेबी का चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी। सेबी के प्रेजेंट चेयरमैन हैं मिस्टर अजय त्यागी। बुल्स एंड बियर्स, बुल्स एंड बियर्स क्या हैं? बुल्स एंड बियर्स स्पेकुलेटर्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है। बुल्स एंड बियर्स क्या होते हैं? बुल्स होते हैं जो हमेशा स्पेकुलेट करते हैं कि मार्केट अप जाएगा, और बियर्स वो होते हैं जो हमेशा स्पेकुलेट करते हैं कि मार्केट डाउन जाएगा। सो ये टर्मिनोलॉजीज हमने उन इन्वेस्टर्स को या उन ब्रोकर्स को दी है जो स्पेकुलेशंस करते हैं। सो बुल एंड बियर्स आर स्पेकुलेटर्स। क्वेश्चन नंबर 98, डैश इज द मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ कहाँ मिलती हैं? सेकेंडरी मार्केट में, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज़ मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 99, डिवाइस अडॉप्टेड टू मेक द प्रॉफिट्स आउट ऑफ डिफरेंसेज इन प्राइजेज इन टू डिफरेंट मार्केट। अगर दो मार्केट्स में अलग अलग प्राइजेज हैं और इसके बेनिफिट से मैं प्रॉफिट्स ले रही हूँ, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं आर्बिट्रेज। क्वेश्चन नंबर 100, द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्राइस। आर्टिफिशियल तरीके से जब 2-3 कंपनीज मिलके एक कार्टेल बनाते हैं और आर्टिफिशियली प्राइस को ऊपर या आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ प्राइसेस को ऊपर या नीचे लेके जाने के लिए, तो उसे हम प्राइस रिगिंग कहते हैं। बेसिकली सेबी स्टॉक मार्केट में इस चीज़ को रेगुलेट करता है दैट द कंपनी शुड नॉट डू प्राइस रिगिंग। डैश इज़ अ बैरोमीटर ऑफ मार्केट बिहेवियर। बैरोमीटर का मतलब होता है मार्केट बिहेवियर को मेजर करना कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। जो हमें ये शो करता है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है, उसे हम कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स हमें पता है जब स्टॉक मार्केट इंडेक्स बहुत ऊपर जाता है, सो इट टेल्स मी दैट द मार्केट इज़ वेरी एग्रेसिव, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड इन द मार्केट। और जब स्टॉक मार्केट इंडेक्स नीचे आता है तो हमें पता चलता है दैट द मार्केट इज़ वेरी बियरिश, मार्केट बहुत स्लो हो गई है, डिमांड नहीं है। सो इंडेक्स इज़ द बैरोमीटर ऑफ मार्केट बिहेवियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू मनी मार्केट। मनी मार्केट के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इट हैज़ लो मार्केट रिस्क, बिल्कुल, सो दिस इज ट्रू। डील्स आर अनसिक्योर्ड इन शॉर्ट टर्म, येस। द इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड आर हाईली लिक्विड, हाँ बहुत लिक्विड होते हैं। इट इज सिचुएटेड एट स्पेसिफिक लोकेशंस, नो दिस इज नॉट ट्रू। मनी मार्केट कोई पर्टिकुलर प्लेस पे लोकेटेड नहीं है, इट इज़ एन ओवर द काउंटर मार्केट, यानी कि आपको नॉर्मल डेस्क पे जाके ही ये मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट आरबीआई इशू कर रहा है तो ये आरबीआई के पास ही जाके मिलेगा आपको। ऐसी कोई मार्केट नहीं है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ आपको जाके यू कैन डायरेक्टली गो इन बाय द मार्केट्स। सो इट इज़ नॉट लोकेटेड एट एनी स्पेसिफिक लोकेशंस, इट इज़ एन ओवर द काउंटर मार्केट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? दे आर द अश्योर्ड फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट, येस। दे आर हाई लिक्विड एंड हैव अश्योर्ड यील्ड्स, येस। अश्योर्ड यील्ड्स इसलिए क्योंकि ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई सिक्योरिटी इशू करेगी तो उस पर रिटर्न अश्योर्ड है।
They are available in the minimum amount of 25,000 and multiples. Yes, that's also true. C option, they carry the high risk of default. This is a wrong option. ट्रेजरी बिल्स में रिस्क ऑफ डिफॉल्ट लोवेस्ट होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं. 104, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट इज़ अ लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट. बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है. सो दैट्स द आंसर. कमर्शियल पेपर लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं. लेट्स सी द अदर ऑप्शंस आल्सो. इट यूजुअली हैज़ द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 days. येस. इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार. येस, इट कैन बी. कंपनीज यूज दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग. क्या कंपनी से ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं? हाँ, ब्रिज फाइनेंसिंग होता है जब मुझे शॉर्ट टर्म के लिए कुछ मनी चाहिए. फॉर एग्जांपल मेरा कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है लेकिन उस प्रोजेक्ट को इंटेल करने के लिए मुझे शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए, तो उसे ब्रिज फाइनेंसिंग कहते हैं. सो B, C and D are true. So A is not true. So that's the answer. Which of the following statement is not true with regard to call money? Call money के लिए कौन सा statement true नहीं है? It is a short term finance. Yes. Its maturity period is 1 to 15 days. Yes. It is used for interbank transactions. Yes. Option C क्या लिखा है? There is a direct relationship between call rate and other money market instruments. This statement is false. Call rate का बाकी और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. 106, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ऑप्शन से द फंड्स आर रेज फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड. येस, दिस इज द रॉन्ग आंसर. सो दैट इज द आंसर. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. दैट्स द आंसर. ऑप्शन बी सेज बोथ डेट एंड इक्विटी कैन बी रेज्ड. येस, दैट्स ट्रू. It is classified into two types. Yes, primary and secondary market. So that's also true. So the answer is option number A. 107. Which of the following is not the protective function of SEBI? इसमें से कौन सा SEBI का protective function नहीं होता? अब protective function का मतलब होता है investors को protect करना. तो इसमें से कौन सा function है जो investors की protection के लिए नहीं बना है? Number 1, prohibition of fraudulent and unfair trade practices. ये तो protective function ही है. कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, ये भी प्रोटेक्टिव फंक्शन है. प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी प्रोटेक्टिव फंक्शन है. रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनीज, ये हमारा रेगुलेटरी फंक्शन है, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं है. टेक ओवर बिड्स होता है जब कंपनीज स्टॉक मार्केट में अननोइंगली या गलत तरीके से किसी दूसरी कंपनी के बहुत ज़्यादा शेयर्स परचेज कर लेते हैं सो दैट दे कैन टेक ओवर द कंपनी. इसे हम हॉस्टाइल टेक ओवर कहते हैं और सेबी ये ध्यान रखता है कि कंपनीज ऐसा ना करें. सो दिस इज अ रेगुलेटरी फंक्शन, इट इज़ नॉट अ प्रोटेक्टिव फंक्शन. द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. Raj Enterprises wishes to invest 1,10,000 in treasury bills. What is the maximum number of treasury bills it can buy? हमें पता है treasury bills सिर्फ 25,000 के डिनोमिनेशंस में ही परचेज किए जा सकते हैं. तो अगर उनके पास 1,10,000 है तो वो सिर्फ 1 लाख ही यूज़ कर सकते हैं. तो इसको डिवाइड करेंगे तो वो सिर्फ 4 ट्रेजरी बिल्स ही परचेज कर सकते हैं. सो द आंसर इज 4. इट इज़ यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग फॉर लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज. लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज बैंक बोरोइंग के अलावा ऑल्टरनेटिव उसके अलावा और कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं? द आंसर इज कमर्शियल पेपर्स. अगर कंपनीज बैंक के थ्रू बोरो नहीं करना चाहते तो वो कमर्शियल पेपर्स इशू करके पब्लिक से भी पैसे ले सकते हैं. A rise in the call money rates makes other sources of finance such as commercial paper and certificate of deposits. अगर call money rates बढ़ गए हैं तो बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं कमर्शियल पेपर्स या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वो क्या होंगे? वो चीपर हो जाएंगे इन कंपैरिजन. क्योंकि अगर बैंक के लिए कॉल रेट बढ़ गया है तो बैंक फिर कॉल मनी के अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से भी पैसे रेज कर सकता है. सो इट विल बिकम चीपर इन कंपैरिजन विद द बैंक टू रेज फंड्स फ्रॉम दीज सोर्सेज. Question number 111. PK Enterprise Limited had sold the entire lot of 5 lakh equity shares at ₹9 to this bank. The bank in turn will offer the shares to the general public. Bank आगे ये shares general public को sell करेगा. Identify the method of flotation. इसमें method of flotation यूज़ हुआ है offer for sale. Offer for sale में कंपनीज अपने सारे शेयर्स एक ब्रोकर को देती है और ब्रोकर फिर ये वाले शेयर्स पब्लिक को ऑफर करता है. तो जब ब्रोकर इन्वॉल्व हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ऑफर फॉर सेल. जब कंपनीज डायरेक्टली पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं तो हम उसे ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस कहते हैं. राइट. सो द आंसर इज ऑफर फॉर सेल. जयकांत इज होल्डिंग 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी. जयकांत के पास एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं. ही हैज़ बिन गिवन अ प्रिविलेज. उसको प्रिविलेज मिली है टू ऑफर टू सब्सक्राइब टू न्यू शेयर्स ऑफ द सेम कंपनी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:1. उसको कंपनीज ने ये प्रिविलेज दिया है कि वो 2:1 में शेयर्स को इशू कर सकता है.
आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन, इस मेथड ऑफ फ्लोटेशन को कहते हैं राइट्स इशू। राइट्स इशू में कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जनरल पब्लिक से पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स ऑफर करती है कि अगर आपको शेयर्स देने हैं तो यू कैन बाय इट, तो इसे कहते हैं राइट्स इशू। तो इस केस में कंपनी ने पहले जयकांत को शेयर्स ऑफर किए हैं जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, सो द आंसर इज राइट्स इशू। स्टॉक एक्सचेंज वर्क एज अ मैकेनिज्म फॉर द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज़ को वैल्यूएट करने में हेल्प करता है क्योंकि वहाँ पे हमें डिमांड सप्लाई पता चलती है। आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म बाय द स्टॉक एक्सचेंज, इसमें स्टॉक एक्सचेंज कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? स्टॉक एक्सचेंज इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। इसमें स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी का प्राइस डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प कर रहा है। 114 स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द इन्वेस्टर्स टू डिसइन्वेस्ट एंड इन्वेस्ट। स्टॉक एक्सचेंज पे इन्वेस्टर्स को ये भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो चाहे तो डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं, जो उनके पास शेयर्स हैं उन्हें सेल कर सकते हैं या नए शेयर्स खरीद सकते हैं। इसमें स्टॉक एक्सचेंज कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? हेयर द स्टॉक एक्सचेंज इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी, वो हमारी सिक्योरिटीज़ को लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब हम शेयर्स होल्ड करते हैं तो उसे कहते हैं डीमेटीरियलाइजेशन। जैसे कि आपने सुना होगा डीमैट अकाउंट्स, वी ओपन द डीमैट अकाउंट्स जिसमें हम शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हैं। 116 फाइंड द ऑड वन आउट, हियर द ऑड वन आउट कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, जो इसके अलावा दो ऑप्शंस और दिए, सब के सब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट शेयर सर्टिफिकेट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, सो ये हमारा ऑड वन आउट है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग सेल्स बाय अ क्लाइंट ऑफ अ क्लाइंट बाय अ फाइनेंशियल सर्विस, इसे कहते हैं फैक्टरिंग। फैक्टरिंग में हमें पता है एक कंपनी अपने सेल्स जितने भी उसके डेट सेल्स होते हैं वो एक फैक्टर को दे देते हैं और उस फैक्टर को बोलते हैं कि आप हमारे सेल्स ओवर द ईयर्स कलेक्ट करते रहना, तो इसे कहते हैं फैक्टरिंग। नॉन बैंकिंग कंपनीज शुड कंपल्सरीली गेट क्रेडिट रेटिंग, नॉन बैंकिंग कंपनीज को क्रेडिट रेटिंग कंपल्सरी लेनी होती है। क्यों? डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट के लिए। अगर आपको डेट इशू करना है मार्केट में तो आपको क्रेडिट रेटिंग कंपल्सरीली लेनी पड़ेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली फोकसेस ऑन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है? एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस, ये उसका मेन फोकस नहीं है। ब्रांड डायमेंशन, नो, दिस इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, सो बोथ ए एंड बी कैनॉट बी द आंसर, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्वायरिंग यूजिंग मीन्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इससे यही मेन फोकस होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस में क्या रिलेशनशिप है? दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एज आई टोल्ड यू, बॉन्ड का जो प्राइस होता है इट इज़ इक्वल टू जो उस पर रिटर्न मिल रहा है डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट। सो दिख रहा है कि इनवर्स रिलेशनशिप है, सो दे विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होंगे बॉन्ड प्राइसेस फॉल करेंगे एंड वाइस वर्सा। 121 व्हेन सिक्योरिटीज आर अलॉटेड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स, जब हमने अपने शेयर्स कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल्स को ही ऑफर करते हैं तो उसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें हम अपने शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर रहे हैं, हम ओपन नहीं कर रहे हैं शेयर, ना ही किसी ब्रोकर को दे रहे हैं, नहीं, हम कुछ सिलेक्टेड लोगों के पास जाके उन्हें शेयर्स दे रहे हैं, तो उसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। 122 एवरी फाइनेंशियल मार्केट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, हर फाइनेंशियल मार्केट का क्या कैरेक्टर होता है? इट डिटरमाइंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हर मार्केट का नहीं होता है। इट अलाउज द कॉमन स्टॉक टू बी ट्रेडेड, ज़रूरी नहीं है। इट अलाउज द लोन्स टू बी मेड, ये भी ज़रूरी नहीं है। इट चैनल्स द फंड फ्रॉम लेंडर्स सेवर्स टू बोरोज एंड स्पेंडर्स, येस दिस इज द फीचर ऑफ एवरी फाइनेंशियल मार्केट। जैसे कि हमें पता है मार्केट क्या होता है, मार्केट इज अ प्लेस वेयर डिमांड मीट्स सप्लाई, जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से मिलते हैं उसे मार्केट कहते हैं, एंड दिस इज द डेफिनेशन फॉर इट। 123 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिक्योरिटीज, इसमें से कौन सी सिक्योरिटीज हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, येस। शेयर ऑफ टेक्सा, येस। ट्रेजरी बिल, येस। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ये सब हमारी सिक्योरिटीज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसमें से कौन सा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? शेयर ऑफ वॉल्ट डिज्नी, नहीं, ये लॉन्ग टर्म है। ट्रेजरी नोट विद द मेच्योरिटी ऑफ 4 years, 4 years लिखा है तो ये भी लॉन्ग टर्म है, सो द आंसर इज द बैंकर्स एक्सेप्टेंस। बैंकर्स एक्सेप्टेंस हमारा शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसमें से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी नहीं है? द आंसर इज निकी। निकी इज अ इंडेक्स इन द जापानीज मार्केट, ये स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, इट इज़ नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। 126 अ पोर्टफोलियो इज अ, पोर्टफोलियो क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, पोर्टफोलियो होता है एक इन्वेस्टर्स अपना कुछ पैसा शेयर्स में लगाता है, कुछ पैसा डिबेंचर्स में लगाता है, कुछ पैसे वो बैंक के पास डिपॉजिट रखता है और कुछ पैसों का वो लोन भी दे सकता है।
तो ये एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है. Now as the investor point of view, ये सब क्या है? ये सब मेरी assets हैं, right? So portfolio is a collection of assets. And last question, bulls and bears are, bulls and bears क्या होते हैं? Bulls and bears होते हैं speculators. This question we have already done earlier. So in this class we have done approximately 67 questions. So I hope you find this video useful. If you like the video, please give a thumbs up. Do share it with your friends and tell me in the comment section how many questions did you get correct, right? So good luck everyone. Take care. Thank you.